प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास का तीसरा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। और इसके पिछले भाग में हमने देखा था हेलमुट नामक एक छोटे से बच्चे के बारे में कहानी यहाँ पे दी गई थी और उसके पिताजी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, और वो भी एक डर के साए में जीवन व्यतीत कर रहा था। तो जर्मनी में इस प्रकार के डर का माहौल के पीछे क्या कारण था। तो इसके साथ ही साथ हम अपना अगला टॉपिक वाइमर गणराज्य के जन्म के बारे में पढ़ेंगे। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत के सालों में जर्मनी क्या था, एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र जो थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच जो लड़ा गया था, उसने पहला विश्व युद्ध शुरू किया था। तो दुनिया की बड़ी शक्तियाँ भी इस विश्व युद्ध में शामिल हुई थी। उन्हें लगता था उन्हें इस विश्व युद्ध से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन ये विश्व इतना लंबा खिंच जाएगा किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था। और इस विश्व युद्ध के कारण पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से बहुत नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा कर लिया। लेकिन जब अमेरिका इस विश्व युद्ध में कूद गया, मित्र राष्ट्रों के साथ सम्मिलित हो गया, तो इस खेमे की ताकत बढ़ गई और जो धुरी शक्तियाँ थी, केंद्रीय शक्तियाँ थी, वो क्या हो गई, इस विश्व युद्ध में हार गई। तो नवंबर 1918 में केंद्रीय शक्तियों को घुटने टेकने पड़े और इसी के साथ साथ जर्मनी को भी युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। तो इससे साम्राज्यवादी जर्मनी, यानी जो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहा था, उस जर्मनी की पराजय हो गई और वहाँ के सम्राट ने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया, पद त्याग कर दिया। और फिर वहाँ की जो संसदीय पार्टियां थी, उनके सामने एक नया विकल्प खुल गया कि वो क्या कर सके, अपने देश में लोकतांत्रिक संविधान का शुरुआत कर सके। तो इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई और यहाँ पे संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। और उसमें जर्मन की जो नई संसद थी उसका नाम रखा गया राइखस्टाग। और यहाँ पे इस संसद के लिए चुनाव किया जाने लगा जनप्रतिनिधियों के लिए, और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए सभी को यहाँ पे क्या था, सभी जितने वयस्क नागरिक थे, औरतें भी उसमें सम्मिलित थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया, यानी 18 वर्ष से ऊपर के सभी स्त्री पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन जो ये वाइमर गणराज्य जर्मनी की पराजय के बाद उत्पन्न जो सामने आया था, यह बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसके पीछे कई कारण थे। ठीक है बच्चों, इसमें हम देखते हैं इसके पीछे क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद विजयी देशों ने जर्मनी पे बहुत सारी कठोर शर्तें थोप दी थी। ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय की जो संधि हुई थी, उस संधि में जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें लागू की गई थी। ठीक है, इसको वर्साय की संधि से के नाम से भी जाना जाता है। और इसको कई बार प्रश्न आता है कि वर्साय की संधि का जर्मनी पे क्या असर हुआ था। तो ये वर्साय की जो संधि थी वो जर्मनी के लिए बेहद अपमानजनक थी। तो इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, जो जितने उसके उपनिवेश थे, जहाँ जहाँ पे उसने कब्जा किया था जिन देशों पे, उसको, और तकरीबन अपनी 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लोहे के भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े थे। और जर्मनी की रही सही ताकत को ख़त्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने क्या कर दी थी, उसकी सेना को भी भंग कर दिया था। ठीक है, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत इस युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया, जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। और खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। तो किसका जिम्मेदार ठहराया गया, वाइमर गणराज्य, जो पराजय के बाद, जर्मनी की पराजय के बाद एक नया लोकतांत्रिक राज्य बना था, उसको इस सारे वर्साय की संधि के लिए और इस अपमानजनक संधि के लिए जर्मनी की किसको जिम्मेदार ठहराया गया, वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया। तो देखो बच्चों, ये जर्मनी का जो मानचित्र है, इसमें
जर्मनी की सीमा के बाहर जो ये ऑरेंज कलर के तुम्हें जो भाग दिख रहे हैं कटे हुए, ये भाग हमें बताते हैं कि जर्मनी पे किस प्रकार मित्र राष्ट्रों ने कठोर और अपमानजनक शर्तें लागू की और जर्मनी के काफ़ी हिस्से को यहाँ से जर्मनी से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं इस युद्ध का क्या असर हुआ। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर तोड़ के रख दिया था। तो यूरोप जो कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, युद्ध खत्म होते होते वो क्या बन गया, कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। और यह विडंबना थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराध का हर्जाना किसको चुकाना पड़ रहा था, वायमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। यानी जो पहले जो पुराना साम्राज्य था, सम्राट का साम्राज्य था, गलतियां उसकी थी और हर्जाना किस पे लगाया गया, वायमर गणराज्य पे, जो एक नया लोकतांत्रिक राज्य बन के उभरा था। तो इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढूंढना ही पड़ रहा था। साथ ही साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पे वो अपंग हो चुका था। यानी जो जर्मनी थी उसके काफ़ी भाग मित्र राष्ट्रों ने ले लिए थे, खनिज भंडार ले लिए थे। साथ ही साथ उस पर 6 अरब डॉलर का क्या करते, 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया था। और इसके कारण उसका आर्थिक स्तर बहुत ही गिर चुका था, वो आर्थिक रूप से क्या हो गया था, अपंग हो गया था। और उसको नवंबर का अपराधी कहकर, क्योंकि नवंबर के महीने जर्मनी की हार हुई थी, नवंबर का अपराधी कहकर उसका खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा था। तो इस मनोदशा के 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पे गहरा असर पड़ा। ठीक है, इससे जो राजनीतिक घटनाक्रम बदलते गए जर्मनी में। तो पहले महायुद्ध में यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। यानी पहले जो विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय समाज में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिले। वो परिवर्तन क्या थे, सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। यानी जो सिपाही थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़ा था, इसलिए उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता प्रचारक इस बात पे जोर देने लगे थे कि पुरुषों को कैसा होना चाहिए, आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। और जो मीडिया थी वो क्या कर रही थी, खंदकों यानी युद्ध के मैदान में जब सिपाही गड्ढे में छुपे रहते हैं तो उस स्थान को खंदक कहा जाता है। तो खंदक यहाँ छुपे हुए सैनिकों के लिए कहा गया। तो खंदकों की ज़िंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, उनकी ज़िंदगी को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही जो थे वो इन खंदकों में बड़ी दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे। उन्हें लाशों के ढेर के बीच रहना पड़ता था और पल पल अपने साथियों को मरते हुए देखना पड़ता था। तो सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की इच्छा के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई थी। तो फौजी प्रचार किया जा रहा था, राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा था। ठीक है, और हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाह को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा था। जो रूढ़िवादी तानाशाह जो सत्ता में आए थे उनको समर्थन मिलने लगा था। तो उस समय यूरोप में लोकतंत्र का विचार जो था बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। अब देखते हैं कि राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट, यानी जो परिवर्तनवादी जो लोग थे उन्होंने और आर्थिक संकट को किस प्रकार लिया था। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी उस समय रूस में बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पे हमने पढ़ी थी रूसी क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पे जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग अपनी क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चित्र दिख रहा होगा, स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का दृश्य। ठीक है, तो जर्मनी के जो हालात हो गए थे वहाँ पे परिवर्तन की विचारधारा बहने लगी थी और वहाँ पे रेडिकलवादी, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, रेडिकलवादी यानी परिवर्तन चाहने वाले जो लोग थे वो इस घटनाक्रम को, मतलब जर्मनी की जो वर्तमान दशा थी उसमें परिवर्तन लाना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने तरह तरह के संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। तो बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई थी। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गुजर रहे थे। इसलिए समाजवादी और डेमोक्रेट और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का फैसला लिया। तो वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इनका विद्रोह को कुचल दिया और इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्ट जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के क्या बन गए, कट्टर दुश्मन हो गए।
और हिटलर के खिलाफ वे कभी भी एक होकर मोर्चा नहीं खोल सके। तो क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे थे। जो क्रांतिकारी थे और उग्र राष्ट्रवादी जो लोग थे वो रेडिकल समाधानों के लिए परिवर्तन चाह रहे थे। तो राजनीतिक रेडिकल विचारों की 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जब 1923 में जब आर्थिक संकट हुआ तो इससे जो रेडिकलवादी लोग थे उनको बहुत बल मिला। तो जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पे कैसे किया था। जो उनका पहला विश्व युद्ध था जर्मनी ने वो कर्जा लेकर लड़ा था। तो युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा था। तो युद्ध भी कर्जा लेकर किया था, उसके बाद उसको हर्जाना भी देना पड़ रहा था। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार क्या हो गए, समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। तो आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्जा और हर्जाना चुकाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाका था जो उसका रूर पर कब्जा कर लिया, और यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। तो जर्मनी ने फ्रांस के निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। तो जब उसका क्या हो गया, बहुत सारा जो पैसा हर्जाने के रूप में जाने लगा, और उसके जब हर्जाना देने से मना किया तो फ्रांस ने उसके औद्योगिक या खनिज भंडार वाले इलाके पे क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। तो इसके बाद जर्मनी ने क्या किया, अपनी मुद्रा मार्क में बहुत ज़्यादा पैसा छापना शुरू कर दिया। जो जर्मनी की मुद्रा है उसको मार्क कहते हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ, उसका मुद्रा का मूल्य मुद्रा छापी जो बहुत बड़े पैमाने पर जर्मन सरकार ने, तो उसका मुद्रा का मूल्य गिरने लगा। तो अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत कितनी थी, 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में हो गई 3,53,000 मार्क, और अगस्त में हो गई थी 46,21,000 मार्क, और दिसंबर में $1 में 9,88,60,000 मार्क हो गई थी। इस प्रकार जो मार्क का जो मूल्य था वो क्या हो गया था, बहुत ही गिर गया था, यानी पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और समाज में उत्पादन क्या हो गया था, कम हो गया था। यानी ज़्यादा पैसे देकर कम वस्तुएं प्राप्त हो रही थी। इसके कारण क्या हो गई थी, वस्तुओं की जो कीमतें थी गिरती गई। जरूरी सामान की जो मार्क की जो कीमत थी, रुपए की, जो वहाँ की जो रुपए की कीमत थी मार्क, उसकी कीमत गिरती गई, और ज़रूरी चीज़ों की कीमतें क्या होने लगी, आसमान छूने लगी। ठीक है। तो जर्मनी में नागरिक जो थे पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर के ले जाते थे। यानी इतने अधिक नोट हो गए थे कि पाव रोटी खरीदने के लिए भी उनको बैलगाड़ी में नोट भर के ले जाते थे। ठीक है। और जर्मन समाज दुनिया में हमदर्दी का पात्र बन के रह गया, दया का पात्र बन के रह गया। तो इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति को इसका नाम दिया गया। तो जब कीमतें बेहिसाब से बढ़ जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अति मुद्रास्फीति। ठीक है। तो अति मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा मूल्य देकर हमें बहुत थोड़ी चीज़ें प्राप्त हो पाती है। तो जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डाप्स एक योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी को आर्थिक संकट दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। और अब देखते हैं बच्चों, मंदी के सालों में क्या हुआ। जब मंदी आई थी हमारे 1928 के बाद जो महामंदी आई थी पूरे विश्व पे, उसका क्या असर हुआ था जर्मनी पे। तो अमेरिका की मदद से जब 1924 से 1928 के बीच जर्मनी में कुछ स्थिरता देखने को मिली थी, लेकिन यह स्थिरता रेत के ढेर की तरह थी। यानी रेत के ढेर पर खड़ा होने पे कोई भी चीज़ जल्दी से ढह जाती है। तो जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पे आश्रित था। मगर जब अमेरिका ने उसको सहारा दिया था और स्थिरता आई थी, मगर जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो शेयर बाज़ार है, अमेरिका का सबसे बड़ा शेयर कंपनी है, वो क्या हो गई, धराशायी हो गई, समाप्त हो गई। जर्मनी को मिल रही मदद भी रातों रात बंद हो गई, क्योंकि जर्मनी को मदद कहाँ से मिल रही थी, अमेरिका से मिल रही थी। अमेरिका का जो बहुत बड़ा शेयर बाज़ार था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो खुद ही क्या हो गया, धराशायी हो गया। और कीमतों में गिरावट की आशंका को देखकर सभी लोगों ने अपने शेयर बेच दिए। ठीक है। और यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। तो 1929 से लेकर 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। यानी वहाँ बहुत बड़ी
मंदी आई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिर गया, किसानों की हालत ख़राब हो गई और सट्टेबाज बाज़ार से पैसा खींचे जा रहे थे, सभी लोग अपना पैसा वापस ले रहे थे। इसलिए सभी चीज़ों की कीमतें क्या हो रही, बड़ी कम हो गई और कीमतें कम होने से उत्पादन घट गया और उत्पादन में लगे लोगों को हटा दिया गया और इससे समाज में मंदी फैल गई और इस मंदी का असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ा? जर्मन अर्थव्यवस्था पे पड़ा, जो पहले से ही बुरी स्थिति में थी। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार हो गए या उनका वेतन काफ़ी गिर गया। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पे ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो क्या तख्ती लगाए घूम रहे थे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ऐसी तख्ती वो गले में लटकाए फिरते थे। बेरोजगार नौजवान या जो ताश खेलते पाए जाते थे, ठीक है, नुक्कड़ों पे झुंड लगाए रहते थे या फिर रोज़गार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारें में खड़े पाए जाते थे। यानी सभी लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। जैसे जैसे रोज़गार ख़त्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था, क्योंकि रोज़गार ख़त्म होने के कारण लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना था। इसलिए जो युवा वर्ग था वो अपराध के जरिए पैसे कमाने की सोच रहा था। तो आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। और आर्थिक संकट से क्या हो गया था? मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, उसका मूल्य लगातार गिरता जा रहा था और उसका प्रभाव खास तौर पे वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी कम होती जा रही थी। कारोबार ठप हो गए थे, जिसके कारण छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग, खुदरा व्यापारियों की हालत क्या हो गई? खराब हो गई। तो समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था कि कहीं वे क्या हो जाएं? मजदूर ना बन जाए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे क्या हो जाएंगे? इसी प्रकार कोई काम नहीं रहा तो वे एक दिन मजदूर बन के रह जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा। बेरोजगारों की बढ़ती फौज से मोल भाव की क्षमता को चोट पहुंच रही थी। बड़े व्यवसाय बड़े संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादकों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। जो कृषि के उत्पाद थे, अनाजों के मूल्य भी बहुत ज़्यादा गिर गए थे। अनाज बिक नहीं रहे थे। क्यों नहीं बिक रहे थे? क्योंकि लोगों के पास उनको खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतें के दिल भी डूब रहे थे। ठीक है, औरतें परेशान थी कि वे अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रही है। राजनीतिक स्तर पे वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। यानी जो वाइमर गणराज्य थे उसके सामने ये सारी स्थितियां पैदा हो गई थी। पहले तो उसकी मुद्रा का मूल्य गिर गया और जब संभला और उसके बाद देश में मंदी आ गई। तो वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से वाइमर गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। तो इस प्रावधान से क्या था? एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। कोई एक पार्टी बहुमत में नहीं आ पा रही थी। तो हर बार गठबंधन जो सरकार थी वो सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या क्या थी वहाँ पे वाइमर गणराज्य के सामने कि अनुच्छेद 48 की वजह से, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। जो वाइमर गणराज्य था, जर्मनी के पराजय के बाद जो गणराज्य वहाँ स्थापित हुआ था, उसने एक तो वहाँ किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था, दूसरा वहाँ एक अनुच्छेद 48 बनाया गया था जिसके द्वारा राष्ट्रपति क्या कर सकता था? आपातकाल लागू कर सकता था और नागरिक अधिकार को रद्द कर सकता था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का जो शासन था वो 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा था और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं थी। तो इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, यानी नागरिक अधिकारों को रद्द किया गया कई बार। पर इन सारे नुस्खों के बावजूद भी संकट दूर नहीं हो पा रहा था। लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा था और उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। तो बच्चों, ये सब कारण थे जिसके कारण जर्मनी में हिटलर जैसी शक्ति